हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई करते रहिए आराम आराम से। ओके। और पढ़ाई के साथ साथ जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हो आप, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अभी उसका प्रीलिम्स का एग्जाम्स आ रहे हैं। ओके। एग्जाम आ रहा है। अब एग्जाम आप तो प्रिपरेशन कर चुके हो, साल भर से पढ़ रहे हो, प्रिपरेशन कर चुके होगे। परंतु अब क्या करो, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है ना, उसको अगेन सॉल्व करने की कोशिश करो। मॉक टेस्ट दो, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और प्रीवियस ईयर्स जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करो। तभी जाके आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो पाएगी और आपका नाम जो मेरिट लिस्ट में आ पाएगा प्रीलिम्स के। उसको ध्यान दीजिएगा। आप पढ़ते रहेंगे, केवल पढ़ते रहेंगे तो काम नहीं आएगा जब तक आप जो प्रीवियस ईयर्स के प्रीलिम्स के क्वेश्चन है उसको सॉल्व नहीं करेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर नहीं करेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा। ओके। तो चलो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के अंदर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट के बारे में। अभी हम लोग पहले क्लास में क्या सीखे हैं? जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता कैसे है, क्या क्या प्रोसेस है, वो सब हम लोग देख चुके हैं। और जो प्रीवियस क्लास था, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ा और ओथ के बारे में पढ़ा और जो प्रेसिडेंट का कंडीशन है सर्विस का, उसके बारे में पढ़ा। सबको अच्छे से समझ लिया। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंट का जो टर्म्स होते हैं उसके बारे में, इम्पीचमेंट कैसा होता है उनके बारे में, और वैकेंसी के बारे में पढ़ेंगे और कुछ उनके पावर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पावर और फंक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे और जो पूरे प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करेंगे और अपने अप्रोच को प्रॉपर तरीके से प्रॉपर डायरेक्शन दे देंगे। पक्का समझ में आ गया? चलो हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? टर्म, इम्पीचमेंट एंड वैकेंसी। ओके, चलो देखते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स होता है तो आप लोग पूछते रहिए। ओके, कमेंट बॉक्स में जब पूछेंगे तभी जाके हम आपको हम समझ पाएंगे कि आपको डाउट्स क्या है और हम रिप्लाई कर पाएंगे। ओके, चलो पढ़ते हैं। सबसे पहली बात हम लोग क्या पढ़ते हैं टर्म। ओके, टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट्स ऑफिस। प्रेसिडेंट ऑफिस की जो टर्म्स हैं वो क्या क्या है? सबसे पहली बात, जब प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और जब प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आता है तो 5 साल के लिए वो ऑफिस में रहता है। 5 साल के लिए। ओके, 5 साल। और उस बीच क्या कर सकता है वो? उस 5 साल के दौरान वो अपना रेजिग्नेशन दे सकता है, मतलब रिजाइन कर, वो उसको ऑफिस में नहीं जाना है, उनको ऑफिस में नहीं जाना है तो क्या कर सकते हो? उनको उनका अधिकार है, उनका फंडामेंटल राइट्स है, अगर नहीं चाहते हैं तो रेजिग्नेशन दे सकते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि रेजिग्नेशन देंगे तो किसको देंगे? रेजिग्नेशन देंगे तो किसको देंगे? अब एक क्वेश्चन पूछा किसी एग्जाम में। ओके, प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दिया। अब 4 ऑप्शन है उसके ऊपर। पहला ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट को दिया। सोचिए, वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन दिया, पहला ऑप्शन है। किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है इसको ध्यान दीजिए। दूसरा ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर को दिए। ओके, तीसरा ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनको दिया है। ओके, सीजेआई को। और फोर्थ ऑप्शन है कि आप बोल सकते हो कि लाइक नन ऑफ द एबव, इन तीनों में से कोई नहीं। किसको अपना रेजिग्नेशन दिए प्रेसिडेंट ने? रेजिग्नेशन लेटर जो है, इज रेजिग्नेशन। अब किसको देंगे? अब अगर आप पढ़े हो तो टिक करो कि +2 मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। तो प्रेसिडेंट जो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। समझ में आ गया? अपना रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। तो उनका जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है। 5 साल, उसके बीच में कभी भी उनका अधिकार है, अगर वो नहीं चाहते हैं कंटिन्यू करना ऑफिस को तो अपना रिजाइन दे सकते हैं, पर रेजिग्नेशन लेटर वो वाइस प्रेसिडेंट को ही देंगे। उसके बाद और उनको ऑफिस से निकाला भी जा सकता है, उनको ऑफिस से निकाला भी जा सकता है, उनको रिमूव किया जा सकता है। किसके प्रोसेस से? इम्पीचमेंट प्रोसेस से। ओके, उनको ऑफिस से निकाला भी जा सकता है इम्पीचमेंट प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट
प्रेसिडेंट को ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है। और इम्पीचमेंट क्या है हम लोग देखेंगे अच्छे से। ओके, समझ में आ गया? पक्का? अब क्या है, अगर प्रेसिडेंट एक बार इलेक्ट हो गया 5 साल के लिए, तो 5 साल से ज्यादा ही ऑफिस में रह सकते हैं। वो डिपेंड करता है जो नए प्रेसिडेंट हैं उनका इलेक्शन हुआ है। ओके, जब तक वो ऑफिस में नहीं आ जाएंगे, मान लो कि प्रेसिडेंट 5 साल हो गया उनका, अब दूसरा जो प्रेसिडेंट नया प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट हो गए, अगर वो ऑफिस में नहीं आ रहे हैं तो जो पुराने वाले प्रेसिडेंट है वो अपना काम कंटिन्यू करेंगे, मतलब 5 साल के बियॉन्ड भी वो काम कर सकते हैं, जब तक जो उनके सक्सेसर है, जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है, वो ऑफिस में नहीं आ जाएंगे। समझ में आ गया? ओके, ये है। और इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो कितने बार भी एनी नंबर ऑफ टाइम्स इलेक्ट हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कितनी बार वो इलेक्शन में नॉमिनेट होते हैं, कितनी बार जीतते हैं, जितनी बार भी चाहे उतनी बार वो इलेक्ट हो सकते हैं। ओके, वो डिपेंड करता है, लाइक वो 50% प्लस 1 वोट उनको मिलता है कि नहीं मिलता है। समझ में आ गया? और यूएस में क्या होता है, यूएस के जो प्रेसिडेंट होते हैं पूरे लाइफ टाइम वो 2 बार ही बन सकते हैं। और इंडिया के केस में एनी नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान दीजिएगा। इंडिया में जो प्रेसिडेंट है एनी नंबर ऑफ टाइम्स बन सकते हैं, जितनी बार जीतेंगे उतनी बार बनेंगे। और यूएस में क्या होता है, मैक्सिमम 2 बार एक व्यक्ति बन सकता है। ये हो गया टर्म हमारे प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। अब हम लोग पढ़ते हैं इम्पीचमेंट। समझ में आ गया? इम्पीचमेंट कैसे करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट के थ्रू प्रेसिडेंट के पोस्ट से कैसे हटाया जाता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, कैसे हटाया जाता है, सिंपल तरीका नहीं है। ओके, समझ में आ गया? इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट को हम लोग जो हटाया कैसे जाता है, उसका भी एक प्रोसेस है। अगर प्रेसिडेंट को हटाना है तो सिंपल सी बात कॉन्स्टिट्यूशन में है, अगर प्रेसिडेंट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं, तभी जाके उसी आधार पर प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। पर जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। प्रेसिडेंट को किस आधार पर हटाया जा सकता है? ओके, वायलेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके आधार पर ही प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। पर प्रॉब्लम क्या है, जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं डिफाइन ही नहीं है। इट इज नॉट डिफाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि वायलेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो वायलेशन है उसका डिफिनेशन क्या है। ओके, ये डिफाइन ही नहीं, इसको ध्यान दीजिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द इम्पीचमेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट कैन बी डन बाय दिस मेथड। अब 4 ऑप्शन दे दिया गया। ओके, अब 4 ऑप्शन क्या हो गया, जो इम्पीचमेंट हो रहा है प्रेसिडेंट का किसके आधार पर किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दे दिया। एक ऑप्शन दे दिया क्या, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड ऑप्शन दे दिया लाइक वो अपने ऑफिस को अच्छे से नहीं संभाल पा रहे हैं, लाइक दैट, ऐसा दे दिया गया। अगर आप सही से पढ़े हो तभी जाके टिक कर सकते हो। तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही जो उनके इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के अंदर इनिशिएट किया जा सकता है। समझ में आ गया? और जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया, इसको ध्यान दीजिए। बहुत बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछा जा यूपीएससी में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। ओके, अब इनको मान लो कि वायलेशन के आधार पर, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर इनको इम्पीच करना है। तो जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है ना, वो किसी भी हाउस में, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है। लोकसभा में भी किया जा सकता है या तो राज्यसभा में, जिसमें करना हो उसमें कर सकते हो। ऐसा नहीं कि लाइक आपको लोकसभा में ही करना है या तो राज्यसभा में ही करना है, आप किसी भी हाउस में इनिशिएट कर सकते हो। चलो, हमने इनिशिएशन करना स्टार्ट कर दिया राज्यसभा में। ओके, तो होगा क्या, अब राज्यसभा, ये इनिशिएशन प्रोसेस आगे कैसे बढ़ेगा, राज्यसभा में जितने मेंबर हैं उनके जो 1/4 मेंबर हैं, उस जिस चार्ज पे आप उनको हटा रहे हो उस चार्ज पे 1/4 मेंबर साइन करने चाहिए। ध्यान देना, वायलेशन के आधार पे हटा रहे हो ओके हाउस से, तो पहली बात क्या होगा, उस हाउस के जो टोटल मेंबर हैं उसके 1/4 मेंबर मतलब 25% मेंबर को क्या करना होगा, साइन करना होगा उस चार्ज पर, तब जाके प्रोसेस और आगे बढ़ेगा। इसको ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, सबसे पहली बात इनिशिएट किया जाएगा किसी भी हाउस में,
इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और ये पार्लियामेंट में ही किया जाएगा, ऐसा नहीं कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में किया जाएगा, नहीं। ओके, पार्लियामेंट में ही किया जाएगा। उनको इम्पीच करने का जो चार्ज लगा है उस पे 1/4 मेंबर, अब मान लो कि राज्यसभा में पहला इनिशिएट किया गया तो राज्यसभा के जो 1/4 मेंबर होंगे, ओके, टोटल मेंबर, जो टोटल मेंबर के 1/4 होंगे वही क्या करेंगे, साइन करेंगे इस चार्ज पर। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम। अब 1/4 मेंबर साइन कर दिए तो फिर क्या होगा, उस हाउस में जो टोटल मेंबर हैं उनके जो 2/3 क्या होगा, जो मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ टोटल मेंबर ऑफ अ हाउस, वो उनके द्वारा क्या होना चाहिए, यह जो रिजोल्यूशन है, इम्पीचमेंट का जो रिजोल्यूशन है वो पास होना चाहिए। बात समझ में आ रही? ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मान लो ये चार्ज साइन तो हो गया 1/4 द्वारा, जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वह चार्ज जो है उसका 1/4 मेंबर द्वारा साइन हो गया, साइंड हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, जो इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन है, इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन मतलब रिजोल्यूशन, वो क्या होगा, मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर ऑफ टोटल मेंबर ऑफ दैट हाउस, उस हाउस के जितने भी मेंबर हैं उसके 2/3 मेंबर उस रेजोल्यूशन को अगर पास कराते हैं तो उस हाउस में वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है। उसके बाद उस रेजोल्यूशन को, उस चार्ज को फिर दूसरे हाउस में भेजा जाता है। मान लो कि राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास हो गया, कैसे, मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। ओके, कौन सा हाउस, अगर राज्यसभा में तो राज्यसभा में, लोकसभा में तो लोकसभा में। अब मान लो ये रेजोल्यूशन राज्यसभा में पास हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, केवल राज्यसभा में इम्पीचमेंट जो रेजोल्यूशन है पास होने से प्रेसिडेंट को हटाया नहीं जाएगा, अब वो कहां जाएगा, लोकसभा में जाएगा। अब लोकसभा में फिर से वही जो चार्ज है, वो चार्ज जो है 1/4 मेंबर द्वारा साइन करना होगा। फिर उसके बाद जो रिजोल्यूशन है वही सेम प्रोसेस है, जो 2/3 मेजोरिटी है, 2/3 मेंबर का जो मेजोरिटी है टोटल मेंबर का, अगर वो रिजोल्यूशन को पास करते हैं तो उसी समय प्रेसिडेंट जो है अपने हाउस से क्या हो जाएंगे, इम्पीच हो जाएंगे, मतलब हट जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो एक हाउस में अगर पास हुआ तो वही सेम प्रोसेस वो दूसरे हाउस में चलेगा। अगर दूसरे दोनों हाउस में रिजोल्यूशन जो है 2/3 मेंबर से पास हो गया, टोटल मेंबर की जो 2/3 मेजोरिटी से अगर पास हो गया, इसका मतलब क्या है, प्रेसिडेंट जो है उस हाउस से क्या हो गए, इम्पीच हो गए, मतलब हटा दिए गए। बात समझ में आई नहीं समझ में आई? और ये जो पूरा प्रोसेस है क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। ओके, एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, पूरा जुडिशियल प्रोसेस नहीं है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। अब क्यों है क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, आप लोगों को समझ में आ गया ना, मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, ओके, ऑफ दैट हाउस, वही हाउस है, उसमें कितने मेंबर हैं, ओके, उसका जो 2/3 होगा वो अगर रिजोल्यूशन को के फेवर में साइन कर देते हैं, वोट दे देते हैं, तो रिजोल्यूशन पास हो जाता है। पक्का समझ में आ गया? ओके, नो प्रॉब्लम। मान लो कि 30 मेंबर है, मान 300 मेंबर हैं, ओके, तो उसका 2/3 कितना होगा, टोटल मेंबर कितने हैं 300 मान लो, तो इसका कितना मेंबर होगा, 200 मेंबर जो है अगर वो रिजोल्यूशन को पास करते, उस पे उस रिजोल्यूशन के फेवर में वोट कर देते हैं तो रिजोल्यूशन उस हाउस में क्या हो गया, पास हो गया। उसके बाद दूसरे हाउस में जाएगा, अगर दूसरे हाउस में मान लो 600 सीट्स हैं, एक्चुअली कितने सीट्स है वो तो पता ही है आप लोगों को, 230 ये मतलब जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने होते हैं 245, और लोकसभा में कितने होते हैं 543। ओके, और जो इलेक्शन का जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है इसमें नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, उसको आगे हम लोग देखेंगे। ओके, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? ओके, तो 2/3 टोटल जितने मेंबर प्रेजेंट होंगे उसका 2/3 अगर साइन कर दिए कि नहीं हमको ये प्रेसिडेंट नहीं पसंद है, इनको हटाया जाए क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं बार बार, तो वो इम्पीच हो जाएंगे, वहां से हट जाएंगे। ओके, अब ये जो प्रोसेस है पूरा वह क्वासी जुडिशियल है, वह दो तरीके से इसको आप मतलब नोटिफाई कर सकते हैं। किस तरीके से,
अब जब इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उस केस में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, और यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। परंतु जब उनको हटाया जाता है, उनको इम्पीच किया जाता है, प्रेसिडेंट को हटाया जाता है उनके ऑफिस से, तो कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर के साथ साथ नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसको ध्यान देना, इलेक्टेड मेंबर के साथ साथ नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं, केवल लोकसभा और राज्यसभा का। ओके, समझ में आ गया? केवल लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। और जब हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आते हैं, इलेक्टेड हो या नहीं हो, ओके, वह पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सेम चीज यूनियन टेरिटरी में, वह इलेक्टेड हो, यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुडुचेरी के जो असेंबली है उसमें भी इलेक्टेड हो या नहीं हो, आप मतलब उस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। केवल दो हाउस पार्टिसिपेट करती है, कौन? लोकसभा और राज्यसभा, और दोनों मेंबर करते हैं, इलेक्टेड मेंबर भी और नॉन इलेक्टेड मेंबर भी। समझ में आ गया? पक्का? नॉन इलेक्टेड मेंबर मतलब नॉमिनेटेड मेंबर, जो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ओके, इसी कारण से ये क्या है? क्वासी जुडिशियल है। गॉट इट? समझ में आ गया? पक्का? इस तरीके से प्रेसिडेंट को क्या किया जाता है? इम्पीच किया जा सकता है। ओके, और बहुत बार क्वेश्चन में आया है कि प्रेसिडेंट की जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो लोकसभा में इनिशिएट किया जाता है। नहीं, किसी भी हाउस में किया जा सकता है। उसमें लिखा है क्वेश्चन के अंदर, द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा। ओके, ओनली इन लोकसभा, ओनली जो वर्ड है उस पर ध्यान दीजिएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों हाउस में हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है और लोकसभा में भी हो सकता है। अगर इनिशिएशन हो गया तो किस चार्ज पे हुआ? उस चार्ज पे उस हाउस के 1/4 मेंबर साइन करेंगे, तब जाके चार्ज जो आगे बढ़ेगा। समझ में आ गया? अब हमको नेक्स्ट क्या पढ़ना है? वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस। ओके, वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस। ओके, अब वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस जब खाली होगा तभी दूसरा कोई आएगा। किसी कंपनी में जब वैकेंसी होगी तभी जाके आप अप्लाई करोगे तो आपको चांस मिलेगा। ठीक उसी तरीके से वैकेंसी कब कब हो सकती है? या तो मान लो कि प्रेसिडेंट का 5 साल का टर्म खत्म हो गया, तब वैकेंसी आ गई। ओके, समझ में आ गया? ऑन द एक्सपायरी ऑफ 5 years। उस केस में वैकेंसी आ जाएगी। दूसरा, वो कहे कि अब रेजिग्नेशन दे दिए, तब जाके वैकेंसी आ जाएगी। सोचो अपने से कब कब खाली हो सकता है। तीसरा, उनको हटा दिया जाए, इम्पीच कर दिया जाए। ओके, इम्पीचमेंट, जब उनका इम्पीचमेंट हो जाए तब वो आ जाएगी, वैकेंसी हो जाएगी, मतलब खाली हो जाएगा प्रेसिडेंट हाउस। चलो, उनका इम्पीचमेंट हो गया। ओके, या तो उनके जो इलेक्शन है उनको क्या कर दिया जाए? वाइड कर दिया जाए, मतलब डिक्लेयर वाइड कर दिया जाए, मतलब वो इलेक्शन जो है वो सही नहीं है, वो कर दिया जाए, या किसी आधार पर उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाए। मान लो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर इन्वॉल्व है, उस आधार पर अगर उनको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। ओके, तो अगर वो डिसक्वालीफाई हो जाए तब, ओके, या उनके इलेक्शन को वाइड डिक्लेयर कर दिया जाए। समझ में आ गया? पक्का? और ये उनके इलेक्शन को कौन वाइड डिक्लेयर कर सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ओके, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मान लो, अब उनका क्या, पहला चीज, ऑन एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म 5 years, जब 5 years टर्म एक्सपायर होता है, वो तब तक अपने ऑफिस, मतलब 5 year टर्म एक्सपायर हो गया या होने वाला है, जैसे होने वाला होता है, ओके, उसी समय जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है? और तब तक जो प्रीवियस प्रेसिडेंट है तब तक अपना ऑफिस नहीं छोड़ेंगे जब तक उनके जो सक्सेसर है, नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो है
ऑफिस का कार्यभार न संभाल ले। बात समझ में आ गई? ओके, मान लो इनका 5 टर्म पूरा होने वाला है, उसी दौरान उसी दौरान नेक्स्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और जो पुराने वाले प्रेसिडेंट है वो तब तक ऑफिस अपना नहीं छोड़ेंगे जब तक उनके जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है वो ऑफिस ज्वाइन नहीं कर लेते। समझ में आ गया? और इस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको कोई चांस नहीं मिलता है, उनको कोई चांस नहीं मिलता है कि वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करे, मतलब वो प्रेसिडेंट बन सके। समझ में आ रहा है? अब मान लो जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन हो गया बट वो ऑफिस में नहीं आ पा रहे हैं, तबीयत खराब हो गया, किसी कारणवश से वो नहीं आ पा रहे हैं, तो जो पुराने वाले प्रेसिडेंट है वो ऑफिस को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि शर्त है, कंडीशन है, आपको पता है। वो कब तक करेंगे? जब तक जो है नए वाले प्रेसिडेंट उनको ज्वाइन नहीं कर लेते हैं। और इस केस में वाइस प्रेसिडेंट को चांस नहीं मिलता है प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करने का। समझ में आ गया? बट अगर वो रेजिग्नेशन कर देते हैं, हाँ एक और केस था, अगर वो उनका डेथ हो जाए, उस केस में भी ऑफिस में वैकेंसी हो जाती है। ओके, अगर उनका डेथ हो जाए तब पर भी क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफिस खाली हो जाता है। ओके, मान लो कोई प्रेसिडेंट है, अगर उसका डेथ हो गया या रिजाइन कर दिया या रेजिग्नेशन डाल दिया, ओके, या इम्पीच हो गया या डिस्क्वालीफाई हो गया, ओके, और उसके उनके जो इलेक्शन है वाइड हो गए, डिक्लेयर्ड वाइड। इस केस में क्या होगा? 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर नेक्स्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। मान लो कि कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया गया, ओके, अब उसके पास चांस कितने साल का है? 5 इयर्स का है। इन बिटवीन 5 इयर्स मतलब 3 साल बाद क्या हो रहा है? 3 साल बाद मान लो उनका डेथ हो गया, अगर 3 साल बाद डेथ नहीं हुआ, वो रेजिग्नेशन दे दिए या उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया या उनके इलेक्शन को मतलब वाइड कर दिया गया या उनको वो अपना रेजिग्नेशन डाल दिया, उस केस में क्या होगा? 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर नेक्स्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। पर उस 6 महीने में क्या होगा? उस 6 महीने में प्रेसिडेंट का कौन करेगा? प्रेसिडेंट की तरह काम, प्रेसिडेंट का काम कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब उनका टर्म एक्सपायर हो रहा था उस केस में वाइस प्रेसिडेंट नहीं आया, ओके, परंतु जब वो उनका डेथ हो गया या रेजिग्नेशन हो दे दिए या इम्पीच हो गया वो, या तो डिस्क्वालीफाई हो गए या तो उनके इलेक्शन को वाइड डिक्लेयर कर दिया गया, उस केस में 6 महीने के अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना कंपलसरी है। और उस 6 महीने तक वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालेंगे, वाइस प्रेसिडेंट। समझ में आ गया? अब फिर उसके बाद वो तब तक रहेंगे जब तक नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो है ऑफिस ज्वाइन नहीं कर लेते। अब मानो अगर वाइस प्रेसिडेंट जो है उनकी जो वैकेंसी है, वो वाइस प्रेसिडेंट किसी कारणवश नहीं है, उनकी तबीयत खराब हो गई, कोई किसी कारणवश नहीं है, तो क्या कौन करेगा? तो वाइस प्रेसिडेंट की जगह पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके, अगर प्रेसिडेंट का डेथ हो गया और वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है किसी कारणवश से, तो प्रेसिडेंट का कार्यभार कौन संभालेगा? उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो संभालेंगे। ओके, 4 ऑप्शन दे दिया। ओके, कौन दे दिया? द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ओके, द सीनियर मोस्ट जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये 4 ऑप्शन दे दिया, अगर आपको पता है तो टिक करोगे। कौन संभालेगा? ओके, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अवेलेबल नहीं है, तब कौन संभालेगा प्रेसिडेंट का कार्यभार? द सीनियर मोस्ट जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, जो सबसे ज्यादा सीनियर होंगे, वही जो है प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालेंगे। और समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, पक्का? नो प्रॉब्लम। तो वाइस प्रेसिडेंट को चांस मिलेगा, अगर वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तब सीनियर मोस्ट जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ गया?
अब कोई ना कोई तो अवेलेबल रहेगा, ऐसा नहीं कि हर जगह सुनामी आ गया। ओके, कोई ना कोई तरह अवेलेबल रहेगा, तो जाके ही और पर वो तब तक ये लोग तीनों लोग तब तक रहेंगे, तीनों में से कोई एक तब तक ऑफिस में रहेंगे जब तक जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है वो ऑफिस में न आ जाए। अब जब यह वाइस प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगर ये प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे हैं, तो उनको सब जो प्रेसिडेंट को सुविधाएं मिलती हैं, जितनी भी सुविधाएं मिलती है जो हम लोग स्टडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, सभी सुविधाएं इनको भी मिलेगी। पूरा इमोल्यूमेंट्स मिलेगा, अलाउंसेज मिलेगा, प्रिविलेजेस मिलेगा, जितना भी पार्लियामेंट द्वारा डिटरमाइन होगा सब इनको मिलेगा। समझ में आ गया? ये इम्यून भी होंगे, क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इम्यून भी होंगे, अपने ऑफिशियल एक्ट्स के से भी इम्यून होंगे। ओके, और जो सिविल प्रोसीडिंग होगा उसमें भी इनको उस दौरान 2 महीने का नोटिस दिया जाएगा। मतलब वही प्रोसेस जो प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, सब इन पर भी निर्धारित रहेगा। ओके, समझ में आ गया? पक्का? इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ओके, अब हमको नेक्स्ट क्या पढ़ना है? अब हमको पढ़ना है कि जो प्रेसिडेंट का पावर और फंक्शन होता क्या है। ओके, मान लो अब प्रेसिडेंट का टर्म तो हो गया, फिर उसके बाद उनका इम्पीचमेंट प्रोसेस भी हम लोग समझ लिए, फिर उसके बाद वैकेंसी कब आती है प्रेसिडेंट ऑफिस में वो भी समझ लिए, क्या क्या अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो कौन कौन प्रेसिडेंट बन सकता है। मान लो जो प्रेसिडेंट हैं वो काम कर रहे हैं, अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई या उनको कहीं बहुत जरूरी है कहीं जाना है लंबे समय के लिए, तब कौन कार्यभार संभालेगा? उस केस में भी वाइस प्रेसिडेंट कार्यभार संभालेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं तब कौन संभालेगा? ओके, अगेन वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहते तो कौन संभालेगा? फिर अगेन वही सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो बहुत सारे केसेज हैं, उस सभी केसेज में अगर मतलब प्रेसिडेंट की तबीयत खराब हो गई या किसी लंबे छुट्टी पे चले गए या किसी कारणवश वो ऑफिस में नहीं आ रहे हैं, तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देन सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को चांस मिलेगा। पक्का समझ में आ गया? अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रेसिडेंट के पावर को और उनके फंक्शन को पढ़ते हैं। कुछ आज पढ़ेंगे, कुछ कल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर पे बेस्ड प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि पढ़ने का कोई मतलब नहीं है जब तक आप क्वेश्चन ना सॉल्व करो। मैं बार बार बोलता हूँ, आप चाहे जितना 17 आवर्स 18 आवर्स कंटिन्यूअस पढ़ लो, कोई मतलब नहीं। एट द एंड उसका मतलब जीरो है जब तक आप जो पढ़े हो उसके बेस पे आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हो। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप डिफरेंट डायनेमिक क्वेश्चन को देखोगे, समझोगे, अपनी जो थिंकिंग है उसको डायनेमिक करोगे, अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करोगे, अपने अंडरस्टैंडिंग को और बेटर करोगे, तो आपको क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका आपका बदल जाएगा, उसको अंडरस्टैंड करने का तरीका बदल जाएगा। समझ में आ गया? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को पूरा क्लैरिटी दे देता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पावर एंड फंक्शंस ऑफ अ प्रेसिडेंट। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट। ओके, पावर एंड फंक्शन। ओके, पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट क्या क्या पावर है हम लोगों को पता है। प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर होता है, लेजिस्लेटिव पावर भी होता है। जो पार्लियामेंट में लॉ पास होता है तो लॉ तब तक वो लॉ नहीं, मतलब कोई भी कानून पास हो रहा है तब तक वो कानून नहीं बनेगा जब तक फाइनल उस कानून पे, मतलब उस लॉ पे जब तक प्रेसिडेंट का साइन नहीं होगा तब तक वो लॉ नहीं बनेगा। ओके, समझ में आ रहा है? तब तक वो एक्ट बनेगा ही नहीं बनेगा, सिंपल सा वो बिल ही रहेगा। चाहे लोकसभा में पास हो गया तब पर भी वो बिल है, राज्यसभा में पास हो गया, दोनों हाउस में पास हो गया, वो बिल ही है जब तक फाइनल सिग्नेचर प्रेसिडेंट का उस बिल पर ना हो जाए। जैसे फाइनल सिग्नेचर हुआ मतलब प्रेसिडेंट की स्वीकृति मिल गई कि हाँ ये जो बिल है अब सही है, अच्छा है, अब ये क्या बन गया? ये हमारा कानून बन गया, लॉ बन गया, एक्ट बन गया। समझ में आ गया? पक्का? तो इसलिए उनके पास लेजिस्लेटिव पावर भी होता है, जुडिशियल पावर भी होता है। कोई क्रिमिनल है, ओके, उसके जो सजा को माफ करने का काम
ओके, उसको पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। वो सब किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास होता है, समझ में? तो इसलिए जुडिशियल पावर भी उनके पास है, फाइनेंशियल पावर भी उनके पास है, मिलिट्री पावर भी है। पूरे तीनों जो तीनों सेनाएं हैं उनके चीफ हैं वो, तो मिलिट्री पावर भी उनके पास है। बात समझ में? और एक एक और को हम देखेंगे, समझेंगे, और उसमें उनका उनका फंक्शन क्या है वो भी जानेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो प्रेसिडेंट का जो पावर्स है और फंक्शन है, तो कौन कौन सा पावर है इनका देख लेते हैं पहले। कौन सा? एग्जीक्यूटिव पावर है, और उससे रिलेटेड कुछ इनके फंक्शंस होंगे, एग्जीक्यूटिव है। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव, देन है फाइनेंशियल, देन है जुडिशियल, ओके, देन है डिप्लोमेटिक, ओके, देन मिलिट्री पावर है, फिर इमरजेंसी, कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर करना होता है तो कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर नहीं करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं करते हैं, कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ही करते हैं, ओके, ध्यान देना, ओके। इतने पावर होते हैं और इससे रिलेटेड कुछ फंक्शंस हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? एग्जीक्यूटिव के बारे में देखेंगे, क्या है वो पावर, ओके, कैसे काम करता है वो सब देखते हैं, ओके। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। एग्जीक्यूटिव, ओके। इसमें पहला क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी काम करे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ भी काम करे, हर काम जो होता है ना, किसके नाम पर होता है? प्रेसिडेंट के नाम पर होता है, ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी काम को एग्जीक्यूट करे, कुछ भी करे, वो सब काम जो होता है प्रेसिडेंट के नाम पर ही होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ओके, समझ में आ गया? अब दूसरा क्या है? ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन, टेकन बाय गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, इन हिज नेम, इन हिज नेम। अब वही काम जब हम लोग स्टेट की बात करते हैं, तो जो स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी काम होता है सब गवर्नर के नाम पर होता है। इसे जब हम लोग प्रेसिडेंट पढ़ लेते हैं तो उसके बाद गवर्नर पढ़ना आसान होता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ लेते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट पढ़ना आसान हो जाता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट खत्म हो जाता है तो सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ना आसान होता है। ऐसे पढ़ना चाहिए आपको, लिंक करके प्रॉपर तरीके से, तब अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर बेटर होगी। बच्चे कहते क्या है कि स्टार्टिंग के पहले पेज से स्टार्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं कि पार्ट 1 है तो पार्ट 1 पढ़ो, 2 पढ़ो, 3 पढ़ो, 4 पढ़ो, ऐसे पढ़ो। नहीं, आप लिंक करो चीजों को, लिंक करके पढ़ोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप अच्छे से समझ सकते हो, कम समय में अधिक से अधिक चीज समझ सकते हो। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, ओके। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं सब किसके नाम पर होते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। अब ये रूल भी बनाते हैं, ओके। अगर कोई भी काम इनके नाम पर किया जाता है तो इनको पूरा अधिकार है कि उस काम से रिलेटेड जो रूल्स है उसको स्पेसिफाई करें। बात समझ में आ रही है? कोई भी काम जो होता है इनके नाम पर किया जा रहा है तो उसके लिए रूल स्पेसिफाई करना, कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है इनके नाम पर तो उसके लिए रूल स्पेसिफाई करना इनका काम है, ओके। ये कर सकते हैं, समझ में आ गया? मेक रूल्स स्पेसिफाइंग द मैनर in which the order and other instructions या instruments, okay, made and executed on his name, ओके। मेक रूल्स, उनका काम वो क्या करते हैं? वो रूल्स बनाते हैं, ओके, स्पेसिफाई करते हैं, ओके। इन विच द ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट मेड एंड एग्जीक्यूट ऑन हिज नेम,
कोई भी ऑर्डर या इंस्ट्रूमेंट जो इनके नाम पर एग्जीक्यूट किया जाता हो या बनाया जाता हो, सबके लिए रूल्स यही स्पेसिफाई करने का पूरा इनको अधिकार होता है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट है, ओके, ये प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। जब मान लो कोई पार्टी है, इलेक्शन जीत गई, मतलब उसका मेजोरिटी आ गया 272, वो क्लेम कर रहा है कि लाइक 272 सीट्स उसके पास है लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट के पास पहुंचा। अब उसमें क्या है, सब लोग किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, तो अब क्या है, प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कराएगा। ओके, समझना, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कराएगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट कराएगा। और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये सब तब तक रहेंगे जब तक क्या करेंगे, यह प्रेसिडेंट का ये प्लेजर इंजॉय करते हैं। जब तक प्रेसिडेंट खुश हैं तब तक ये लोग रहेंगे। मतलब इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि जब तक पार्टी का लाइक मेजोरिटी है गवर्नमेंट बनाने का, तब तक वो क्या कर सकते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बने रह सकते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बने रह सकते हैं। समझना क्या? या तो प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट उनको तभी कभी भी हटा सकते हैं अगर मान लो कि उनको मेजोरिटी नहीं है। मेजोरिटी बनाने का जो सीट होता है 543 सीट्स होते हैं, उसमें 272 सीट्स चाहिए होता है गवर्नमेंट बनाने के लिए। अगर आपके पास 272 सीट्स नहीं है तो उसी समय प्रेसिडेंट क्या करेगा, आपसे नाखुश हो जाएगा, कहेगा नहीं नहीं निकल लो यहाँ से, हट जाओ। तो प्राइम मिनिस्टर को हटा देगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा देगा। पक्का समझ में आ रहा है? ओके, नो प्रॉब्लम, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड दे होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। ओके, समझा क्या? नेक्स्ट क्या है, ये अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। प्राइम प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वही होते हैं जो गवर्नमेंट को कोर्ट्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रेमुनरेशन है, उनकी सैलरी है, प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं। ओके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, उनके रेमुनरेशन को भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं। और उसके बाद कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, उनको कौन अपॉइंट करता है? उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और जो अदर 2 मेंबर्स होते हैं, उनको भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। यूपीएससी, ओके, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन है और जो अदर मेंबर्स है, उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं और अदर मेंबर्स होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। बात समझ में आ गई? ओके, क्या क्या करते हैं, कैग को अपॉइंट करते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको करते हैं। ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। यूपीएससी के चेयरमैन और अदर मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। फिर उसके बाद फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और अदर मेंबर को भी अपॉइंट करते हैं। कौन? प्रेसिडेंट करते हैं। ये उनका एग्जीक्यूटिव पावर है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, और ये कभी भी, नेक्स्ट क्या है, ये कभी भी प्राइम मिनिस्टर को सबमिट कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हमारे ऑफिस आ जाओ। ओके, और हम लोग आज डिस्कस करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। कोई मिनिस्टर डिसीजन ले लिया है परंतु वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसीडर नहीं किया, मतलब बात वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा कंसीडर नहीं हुआ। इस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं चाय पर बैठकर, तो आपको आना पड़ेगा ऑफिस में। ओके, तो कभी भी प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकते हैं कि हमारे ऑफिस में आ जाओ, मिल लो। ओके, बात समझ में आ रही? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करने के लिए पक्का समझ में आ गया? 100%। ओके, और ही कैन सीक इंफॉर्मेशन अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या बोल सकते हो ही कैन सीक द इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर ऑफ अ यूनियन। जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर होता है यूनियन का, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए वो प्राइम मिनिस्टर से पूछ सकते हैं। ही कैन सीक इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर ऑफ अ यूनियन। ओके, इंफॉर्मेशन अबाउट द अफेयर ऑफ
यूनियन। ओके, समझ में आ गया? ओके, he can submit the prime minister. Prime minister, okay, for the consideration of a council of ministers. Okay, समझ में आ गया? पक्का, नो प्रॉब्लम, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, he can like he can establish the inter state relation, जो काउंसिल्स होते हैं उनको इंटर स्टेट काउंसिल्स को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंटर स्टेट काउंसिल, यू कैन स्टैब्लिश द इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन हो जाएगा प्रॉपर, और इंटर स्टेट स्टेट और स्टेट के बीच में भी अच्छा तालमेल कोऑपरेशन हो जाएगा। इसलिए क्या कर सकते हैं, यू कैन स्टैब्लिश द इंटर स्टेट काउंसिल्स आल्सो। ओके, नेक्स्ट क्या कर सकता है? ही कैन अपॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कंडीशन के बारे में जानना है तो उसके लिए कमीशन भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, इसको ध्यान देना। ओके, ही कैन अपॉइंट कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन, the conditions of scheduled castes, okay, and scheduled tribes, समझ में, and other and OBCs। समझ में आ गया? पक्का, नो प्रॉब्लम। और एक किसी भी क्षेत्र को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र को क्या कर सकते हैं? शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। इतना सब एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है और फंक्शन जो है प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। ओके, अब नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ अ प्रेसिडेंट। वही कोई भी मान लो कि बिल पास हो रहा है, कुछ पास हो रहा है, तो बाद में जो साइन, वो बिल एक्ट तभी बनेगा, कानून तभी बनेगा जब तक वो जब प्रेसिडेंट का साइन हो जाएगा तभी, इसको ध्यान देना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेजिस्लेटिव पावर के बारे में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, जुडिशियल के बारे में पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपने अंडरस्टैंडिंग को बेटर करेंगे। ओके, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्लास स्टार्ट करने से पहले हम सभी डाउट को क्लियर करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, ओके, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना भूलिए मत, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पढ़ने के साथ थोड़ी मस्ती भी करिएगा। बाय बाय।